नमस्कार, मैं हूं ललित अंबारदार। आज इस टूल किट गैंग और लुथियंस गैंग को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली के हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने खाली एक ऐतिहासिक डिसीजन नहीं दिया है, उन्होंने एक टिप्पणी की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं समझता हूं पूरे भारत को उसका संज्ञान लेना चाहिए, पूरे देश को उसका संज्ञान लेना चाहिए। टिप्पणी क्या है? माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यह एक आम जनहित याचिका नहीं थी। यह याचिका किसी एक खास मकसद यानी एजेंडा से प्रेरित थी। जाहिर है, इशारा टूल किट की तरफ है। आजकल ये जो राजनीति हो रही है हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष की, और जो क्रिटिसिज्म हो रहा है लेफ्ट सेकुलर लिबरल्स का, यानी वो जो लथियंस गैंग का, वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, वो नफरत है। हर काम में रुकावट, ये इनका एजेंडा बन गया है। नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते ये लोग भारत के साथ नफरत करने लगे हैं, हमारे देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ नफरत करने लगे हैं, जिसका नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हमारे देश को हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है इन विपक्ष राजनीतिकों को, नहीं हो रहा है। 2014 से ये मुहिम चला रहे हैं, लेकिन 2019 में तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा फायदा किसको हुआ? नरेंद्र मोदी को हुआ, क्योंकि लोग समझ रहे हैं आपकी राजनीति को भी और नरेंद्र मोदी की राजनीति को भी। उन्होंने डिसीजन दिया 2019 में, पूर्ण बहुमत दिया, और आप लोगों की स्थिति क्या है पार्लियामेंट में, चाहे राज्य में हो या लोकसभा में हो। तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हिंदुस्तान के दुश्मनों को हो रहा है, जिनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की वजह से उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। भारत के बाहर बैठे दुश्मनों को तकलीफ हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य है देश में बैठे हुए लोग देश के बाहर भारत के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। ये जो अपोजिशन है, विपक्ष के नाम पे जो हर चीज का विरोध करना, खासकर आजकल जब देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, और यह भी संभावना है, इसका जिक्र हो रहा है, इसकी चर्चा होने लगी है कि हो सकता है कि देश किसी वैश्विक वॉर यानी बायोलॉजिकल वॉरफेयर के मध्य में हो, क्योंकि सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती है। टूल किट कोइंसिडेंस नहीं है। अभी जो हाल ही में जो टूल किट, ये जो किसानों का जो वहां पे आंदोलन है जिसको हाईजैक किया गया है, कहां से चल रहा था वो टूल किट? क्या एजेंडा था उस टूल किट का? और अभी जो एक और टूल किट चर्चा में आया हुआ है, जिसको भी अदालत में चले गए हैं और ट्विटर के साथ झगड़ा हो रहा है, वो टूल किट का एजेंडा क्या है? ये जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, वो भी उस टूल किट का एजेंडा है। हमारे जो वो बुद्धिजीवी पत्रकार जो इसी महामारी के दूसरे दौर के अंतर्गत, उसके दौरान भारत में जहां जहां चिताएं जल रही थी, शमशान घाटों से आप उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो क्लिप्स विदेशी एजेंसी उसको बेच रहे थे, हिंदुस्तान और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, भारत की व्यवस्था को तोड़ने के लिए, भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए, जो इस महामारी के जंग से लड़ रहे हैं, हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से। वो लोग जब चिताओं की चर्चा कर रहे थे, लाशों की चर्चा कर रहे थे, उस वक्त भी उन चर्चाओं में इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जिक्र होता था। अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, 100 साल पहले बनाई गई थी, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बनाई गई थी, वो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी, अपने छोटे से वर्ग के लिए, अपने छोटे से क्लास के लिए बनाई थी। हमारे यहां पे आने वाले दिनों में जैसे जनगणना होगी, ये संभावना है कि पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ने की संभावना है।
पार्लियामेंट के अंदर अभी जगह नहीं है कि और लोगों को उनको वहां पे संभाला जा सके। और पार्लियामेंट की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, हो सकता है अनसेफ भी हो, सुरक्षित नहीं हो लोगों के लिए जो वहां पे रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे। तो जाहिर है नए नई नई बिल्डिंग, नए निर्माण की जरूरत थी। और ये नरेंद्र मोदी का आइडिया नहीं था, ये यूपीए के समय से इसकी चर्चा चल रही है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अभी जो इमीडिएट प्रोजेक्ट है वो है नया संसद भवन, और राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक वो जो सेंट्रल एवेन्यू है उसको चौड़ा करना है, दोनों तरफ से पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने, जो भी लैंडस्केपिंग करनी है। इसमें अभी प्रधानमंत्री के घर का कोई चर्चा भी नहीं है, उसका नक्शा भी नहीं बना अभी तक। ये जो भ्रम फैलाया गया था कि पेंडेमिक के दौर में प्रधानमंत्री अपने लिए घर बना रहे, अरे प्रधानमंत्री क्या परमानेंट होता है? प्रधानमंत्री का घर जा क्या परमानेंट होता है? जिस घर में प्रधानमंत्री अभी रह रहा है, इससे पहले वाले प्रधानमंत्री भी उसी घर में रह रहे थे। प्रधानमंत्री का घर किसी शख्स की, किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन पब्लिक में ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के अंतर्गत कि लोगों को ये बताना, देखो तुम्हारा प्रधानमंत्री इस महामारी के दौर में अपना घर बना रहा। और तो ठीक है, तो ये पहले ये बता दें कि प्रधानमंत्री का घर इस स्टेज का कोई भी उसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं है। नया संसद बनेगा, और जो टारगेट है कि अगले साल 2022 में जब भारत की स्वतंत्रता के 75 साल होंगे तो उस संसद भवन का उद्घाटन होगा। इससे बड़ा प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है देश के लिए कि भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पे हमने एक नए संसद का उद्घाटन किया जो हमने खुद बनाया। और उससे पहले याद रखिएगा कि 26 जनवरी की परेड इस बार नए सेंट्रल एवेन्यू पे होगी, जो चौड़ा होगा, बड़ा होगा, वो गर्व की बात होगी। मैं समझता हूं कि किसी भी भारतीय से पूछेंगे ना तो उससे इसमें गर्व महसूस होगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि जो अर्थव्यवस्था रिसेशन के दौर से गुजर रही हो, या जैसे अभी है पेंडेमिक का दौर है, सब कुछ रुका पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है, सारे काम बंद है, प्रोजेक्ट्स बंद है, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, कारखाने बंद हैं इस महामारी की वजह से, तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक ही तरीका होता है जब सरकार खुद निवेश करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर। सड़कें बनती है, पुल बनते हैं, रेलवेज के ऊपर काम होता है, बंदरगाहें बनती है, वो काम चल रहा है क्योंकि वो ही काम जिसमें सरकार निवेश करती है उससे किसी हद तक हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में आप नौकरी देते हैं, आप उद्योग, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, सीमेंट का कारखाना चल रहा है, आपको स्टील चाहिए, स्टील के कारखाने चल रहे हैं, और उन कारखानों में लोग मजदूरी कर रहे हैं, उन कारखानों में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, जिसके साथ भी कई लोगों की रोजगार जुड़ी हुई है। और जब आप रोजगार का ध्यान रखते हैं, जब आप तनख्वाहें देते हैं, वेजेस देते हैं, ठीक है, तो वो पैसा फिर दोबारा व्यवस्था में आ जाता है, आपकी आर्थिक व्यवस्था में आ जाता है, क्योंकि वो मजदूर, वो लोग जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वॉल्व हैं, उस तनख्वाह से उसका खर्चा भी करते हैं। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था इस प्रकार से चलती है, एक साइक्लिक है। यही फायदा किसी हद तक जबकि इसके अंदर इतना पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन किसी हद तक अर्थव्यवस्था के साथ इसका रिश्ता है। सीमेंट, स्टील, इसके अलावा और भी जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी काम आने वाली जो चीजें हैं, उनका जो उद्योग है उनके पर असर पड़ेगा, उनको फायदा होगा, मजदूरों की वेजेस होगी। जैसे आप वो जो इंदिरा गांधी, वो जो महात्मा गांधी स्कीम थी ना हमारी, मनरेगा की स्कीम थी, वो किस लिए थी? वो भी इसीलिए थी कि लोगों को किसी तरह से रोजगार दिया जाए। लेकिन वो रोजगार जो कांग्रेस के जमाने पे थी,
कोई पगडंडी बनती नहीं थी, लेकिन पैसा दिया जाता था, उसके लिए दलाल बीच में थे, और जो मजदूर वो थे जो मजदूरी होती नहीं थी उनको किसी कोई कोई उसका कुछ उस मजदूरी का अंश मिलता था। लेकिन अब उस मनरेगा के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी एसेट्स, बनाए जाते हैं। तालाब अगर बनेगा तो तालाब पूरा बनेगा, उसको इंस्पेक्शन होगा, चेक किया जाएगा, और तभी उसके लिए पैसा दिया जाएगा। हवा में नहीं होगा कुछ। कुआं अगर खोदा गया है तो उसको पूरा चेक किया जाएगा, कुएं की रजिस्ट्री होगी, सब कुछ होगा, तभी उसके ऊपर जो खर्चा हुआ उसको पैसा दिया जाएगा। तो इसलिए इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वो भी एक बहुत बड़ी अहमियत है। मैं समझता हूं कि आप लोग जो देश को देखने वाले हैं, देश को सुनने वाला है, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनको इस असलियत का पता होना चाहिए, ना कि विपक्ष के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा और झूठ और मक्कारी का जो माहौल क्रिएट किया गया है, उससे बचना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो ये टूल किट का जो गैंग है, उनको जो झटका लगा है, शायद उनमें अकल आएगी, शायद उनमें अकल आएगी, और देश के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपको ये आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, वहां जाकर चैनल पे जाके वो जो बेल का जो बटन है उसको दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।